नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। High Court saw that this suit has been disposed of only upon a preliminary point. And what is preliminary point we will discuss. Like this limitation period पर, res judicata पर, when the suit was filed, suppose Nagma filed a suit. Ahmed as a defendant objected that this suit is time barred. Okay. So now this suit is disposed of by the lower court only upon the preliminary point without going into the other merits. So this is the case of disposal of suit on preliminary point. Now Nagma went to appeal. ठीक है, in the appeal, appellate court reversed the decision. No, this is not the case of time barred. Limitation period, the suit was filed well within the limitation period. Then case is remanded. Now you should readmit the suit and determine the suit on merits now. तो दिस इज व्हाट रिमांडिंग द केस। प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ रही हो तो प्रीलिमिनरी का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए मेंटेनेंस का सूट था, मेंटेनेंस में क्या दिखाया जाएगा, व्हाट द एलिगेशंस ऑफ लगमा दैट मिस्टर अहमद इज अ ड्रंकन पर्सन, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही इज नॉट अर्निंग, सारा बैटिंग करता है, गैम्बिंग करता है, वट एवर। तो ये इनकी ट्रूथनेस और फॉल्सिटी ये मेरिट्स पर आएगी। अब तो उनकी तो बात ही नहीं हुई अभी, केवल बात किस पर हो गई थी, केवल लिमिटेशन पीरियड पर, या रेस जुडिकेटा लेकर आ गया कि ऑलरेडी सच काइंड ऑफ डिस्प्यूट हैज बीन रिजॉल्व्ड एंड दिस इज द रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल हियर इन दिस केस। तो दिस इज द केस ऑफ प्रीलिमिनरी पॉइंट, डिस्पोजल ऑन प्रीलिमिनरी पॉइंट। इफ इट इज द केस एंड डिक्री इज रिवर्स इन द अपील, देन द अपीलेट कोर्ट हैज पावर टू रिमांड द केस। एंड इन व्हाट इज द इन केस ऑफ रिमांड क्या होगा, directions will be there, what issues should be tried in this. Number 1, you readmit the suit and then try it. तो मैंने पूरी कोशिश की, अगर आपको समझ में आया तो बताइए प्लीज रेज हैंड। तो दिस इज एंड द एविडेंस, नेक्स्ट पार्ट, एंड द एविडेंस इफ एनी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ओरिजिनल ट्रायल shall subject to all just exceptions be evidence during the trial after remand. It means what? If in case जब डिस्पोजल से पहले इफ देयर वॉज एनी एविडेंस टेकन बाय द कोर्ट, समझ रहे आप, लोअर कोर्ट ने अगर रिमांड से पहले कोई एविडेंस ले रखा था, इफ द एविडेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ओरिजिनल ट्रायल यानी कि बिफोर रिमांड है भी, देन दैट शैल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द एविडेंस आफ्टर रिमांड। तो कुछ एविडेंस आपने रिमांड से पहले लिया था, कुछ एविडेंस आपने रिमांड के बाद लिया। तो ऐसा नहीं कि पहले वाला केस का जो एविडेंस था वो जीरो हो गया, वो
that evidence is also on record and that is the part of record now. तो this is all about rule 23. तो 107 हमने पढ़ा direct, we read the rule 23 as well. It, say reframe करो query अपनी. देखिए आप समझिए बात को, आप देखिए इनकी क्वेरी को मैं ऐसे जवाब देता हूँ. What is the journey of suit? What is this? Suit is filed, decree is passed, then there can be appeal. In that case, first appeal, and in selected cases, as per law, there may be the cases of second appeal. Then one can go in SLP to Supreme Court as well. Case never comes back. It goes onwards from one court to higher court to higher court. In this case, what is happening in case of remand? The case first was instituted in lower court, then it went to appeal, then it is coming back. Okay. Now earlier its number was 100. Now it is coming back for trial. So what should be its number? So the court say CPC says it should be readmitted on the same number. It shall be treated as a continuity of the same suit. This is only thing. You readmit that and then you try it on merits. The first point on which you disposed. Means that would invalidate the things which are already on record as a matter of evidence. इनका क्वेश्चन ये कि जो already the things which have already come on evidence, whether those things are invalidated or not. आंसर समझ लीजिए. Two categories. I divide all the proceedings of the lower court into two categories. Listen me carefully. Matter is pending before the lower court. Got it? What is this? Nagma versus Ahmed. Okay. Star litigants हमारे. तो whatever evidence has been taken by the lower court. Got it? And then the lower court disposed of the suit on some preliminary point. Court is disposed from lower court. Now the aggrieved party approaches appellate court. Appellate court reverses that decision. So that decision, disposal of that preliminary point is reversed now. That is now invalidated because appellate court is held opposite to that. But what about the evidence recorded by the lower court? That is valid. Okay. So evidence shall form the part of record even after the remand, and that is why these are directions are this. That case should be readmitted on the same number, original number. Got it or not? नहीं, एविडेंस उस हम आप समझिए बात को. देखिए इनकी क्वेरी को आपको मैं समझाता हूँ क्या कह रही है कि देर आर 4 पावर्स है ना, टू डिटरमाइन द केस फाइनली, टू रिमांड द केस, टू फ्रेम द इश्यूज एंड देन द टू टेक एडिशनल एविडेंस. तो क्राइटेरिया फॉर एक्सरसाइजिंग ऑल दीज पावर्स आर डिफरेंट. दिस इज नॉट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन 107 itself. 107. This is always subject to such conditions and limitations. When we will read about the framing issues, okay, then it will be read with the other rules. In case of additional evidence, there are the other rules for that. So these are powers can be exercised only subject to those rules. So please come to right now. Please confine yourself to the remand. Remand में होगा क्या? Remand you can divide this lecture into two categories, two parts. Number one, when can the order of remand be passed by the appellate court? And for that purpose, what is this? Two conditions. Disposal of only 2 cases. This is suit disposed like this and decree is reversed. Remand is possible. Effect क्या होगा? Directions क्या होंगी? Remand the case and the direction of the appellate court ki what issues are to be tried, and again they readmit the suit under the original number.
आपकी क्वेरी इसी पर थी, इसी को मैं एक्सप्लेन कर चुका कि वाई इट इज टू बी री एडमिटेड ऑन दैट पॉइंट, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेंटेन दी continuity of that route. This is going up and again coming down. Now please proceed further now. You see this. अब इन डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या इश्यूज हैं इसमें. ये बात समझ में आ गई, ग्राउंड समझ में आ गया, रिमांड कब कब होगी, क्या क्या उसका इफेक्ट होगा. बस इन दैट केस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द वन फ्रेज इज यूज्ड एंड दैट इज व्हाट, डिस्पोजल ऑफ द सूट ऑन प्रिलिमिनरी पॉइंट. एंड तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिलिमिनरी पॉइंट, ये आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा मेंस के आंसर में अपने को, कि उनका कि द केस मस्ट बी डिस्पोज ऑन प्रिलिमिनरी पॉइंट. देन व्हाट इज दिस, सच प्रिलिमिनरी पॉइंट मे बी वन ऑफ द फैक्ट और ऑफ लॉ. एंड दिस इज अगेन क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम, कि दिस प्रिलिमिनरी पॉइंट मे बी ऑप्शन 1 मे बी क्वेश्चन ऑफ ऑन द बेस ऑन लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज वेल. तो दिस में भी दोनों पॉइंट, बोथ लॉ और fact both, but the decision thereon must have avoided the necessity for a full hearing of the suit. This is requirement. When the lower court decided the case on this point, this avoided the full hearing of the suit. It means कि the lower court did not go into the merits, it did not decide all the issues, it decided only one point. And the examples are like this. यही समझना है बस आपको थोड़ा सा. लोअर कोर्ट डिसमिस द सूट एज बीइंग नॉट मेंटेनेबल. सेकंड, इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन और इट इज बार्ड बाय रेस जुडिकेटा. ओके, और इट इज नॉट डिस्क्लोजिंग एनी कॉज ऑफ एक्शन. इट डज सो ऑन ए प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ लॉ. तो व्हेन ए सूट इज डिस्पोज्ड ऑफ एनी ऑफ सच ग्राउंड्स, देन यू कैन से इट मे बी द फिट केस of remand if that decree is reversed in the appeal. समझे नहीं समझे बात अब? Because in this case, if the court is saying res judicata is applicable, it means court is not going into further details. Full hearing हो ही नहीं रही उस केस की अभी. Similarly, there may be issues like on fact. ये लॉ के पॉइंट में where lower court dismissed the suit on the ground that plaintiff is stopped from proving his case. Plaintiff is stopped from proving his case. This is a factual finding that it was motivated or plea raised by hearing was different from that raised in the plaint. So if these are the findings, then again the lower court is disposing the suit only on single point, preliminary point. So this preliminary point may be a law point, this preliminary point based on the fact ये भी हो सकता है. क्वेश्चन इज दिस, जो रिमांड के जो इंपॉर्टेंट है जहाँ पर फोकस करना है आप लोगों ने, कि उस केस की फुल हियरिंग नहीं हुई है, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने, और एक ही सिंगल पॉइंट पर डिसीजन हुआ और वही रिवर्सल हो गया. तो अब जो बाकी पॉइंट्स बचे हुए थे उस पर डिसीजन आना चाहिए. तो कौन डिसाइड करे उसको? अगर अपीलेट कोर्ट करेगी डिसाइड, तो वहां पर आपका राइट टू अपील खत्म हो जाता है. आप समझ रहे हैं बात को? देखो बहुत टेक्निकल बात बोल चुका हूं मैं आप लोगों को, समझ में आई नहीं आई पता नहीं. आई रिपीट इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, टेक एग्जांपल ऑफ दिस. सूट ऑफ नगमा was dismissed because of the application of res judicata. Got it? There were other 10 points on the basis of which Nagma has filed a suit against Ahmed. Okay, but Ahmed raised the issue of res judicata and the plea of Ahmed was accepted by the court, and therefore suit of the Nagma was dismissed. समझ में आता कि नहीं आगे आपको? Now obviously Nagma will go into appeal. Appellate court said this suit, in this case res judicata was not applicable. Got it? So therefore decree of the lower court is reversed. Now suppose appellate court says now the court has this issue, this case has come to the appellate court. No, I will decide it. This court will decide it. Now take the evidence on other issues now. So in this case आप जरा सोच के देखिए, the first finding on other points will be of appellate court. अदरवाइज क्या होता?
पहले उन्हीं पॉइंट्स पर लोअर कोर्ट की फाइंडिंग आती और अपील में आप जाते उन पर, तो आपको राइट ऑफ अपील मिलता। अब यहाँ पर अपीलेट कोर्ट ही उन्हीं पॉइंट्स को डिसाइड कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो पॉइंट्स पहली बार अपीलेट कोर्ट ही डिसाइड कर रही है। इन दैट केस की राइट ऑफ अपील इज गोइंग मिसिंग फॉर यू। समझ रहे हैं? प्लीज रेज हैंड अगर बात में आई हो तो मेरी है ना। तो इन सच केसेस इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इफ दिस इज द सिचुएशन दैट suit was disposed on the preliminary point and the decree was reversed, it should come back so that there can be a proper trial of that suit. ठीक है, ये तो वह लॉ पॉइंट्स पर या फैक्चुअल पॉइंट्स पर। बट where such is not the case, the appellant court cannot order remand simply because the judgment of the lower court is not satisfactory. Please see, this is very important. Appellate court says what? Judgment of the lower court is not satisfactory, it is not good, or that the lower court has misconceived or misread the evidence or has ignored the important evidence. So this is the, in these three cases you will see this is the case of what? Case on merit, disposal of the case on merit. ये कहना अपीलेट कोर्ट का, ये कहना कि लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो मेरिट पर सही नहीं है, तो दैट इज नॉट द गुड ग्राउंड फॉर रिमांडिंग ऑफ द केस। उसी के लिए आप बैठे हैं यहाँ पर, आप अब अपना डिसीजन दीजिए। आप रिमांड तो अब तभी करेंगे आप जब उन पॉइंट्स पर लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया ही नहीं है। अगर डिसीजन उसने दे दिया लोअर कोर्ट ने, वेदर दैट इज सेटिस्फैक्ट्री और नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यू आर देयर एज अपीलेट कोर्ट टू करेक्ट दैट डिसीजन। यू आर नॉट देयर टू सेंड हिम कि नो नो यू अगेन रीड इट, नो यू अगेन ट्राई इट। अखिल नहीं आई बात समझ में? किसको समझ में नहीं आई बात? है कोई ऐसा? बढ़े आगे को। सो अब ये तो ग्राउंड हो गई। नाउ क्वेश्चन ये है कि सपोज देयर इन एनी अदर केस कोर्ट फील्स दैट दिस केस शुड बी रिमांडेड बैक, तो वेदर द अपीलेट कोर्ट इज helpless or not, and for that purpose you will have to go rule 23A. Please see the heading of rule 23A, remand in other cases which are not covered under rule 23. So general rule is this, remand should be under rule 23. If the case is not covered in rule 23, then rule 23A comes into play. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आई हो तो रिमांड को आप तैयार करते हुए यू विल हैव टू रीड 1071B एंड 23A. व्हाट इट सेज, वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री एन अपील इज प्रेफर्ड हैड डिस्पोज्ड ऑफ द केस अदरवाइज देन ऑन ए प्रिलिमिनरी पॉइंट। 23 was dealing with what? Disposal of the case on a preliminary point. 23A is dealing other cases. Dispose of the case otherwise than on a preliminary point. And the decree is reversed in appeal. And a retrial is considered necessary. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इस बात को। In this case, retrial is considered necessary. Then क्या होगा? This is, आप समझ इसको देखिए, प्लीज सी दिस स्लाइड। वेयर द कोर्ट, कौन सी कोर्ट? फ्रॉम हुज डिक्री एंड अपील इज प्रेफर्ड, इट मीन्स लोअर कोर्ट। दिस डिस्पोज ऑफ द सूट अदरवाइज देन ऑन ए प्रिलिमिनरी पॉइंट। एंड यू सी, प्लीज कंपेयर इट विद द 23। In that case, the court disposed of the suit upon a preliminary point. डिस्पोजल ऑफ सूट अगर प्रीलिमिनरी पॉइंट पर है तो 23 होगा, और अगर अदर पॉइंट पर है तो 23A होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? कर लेंगे। एंड दिस अगेन, एंड द डिक्री इज रिवर्स इन अपील। इन एडिशन ए रीट्रायल इज कंसिडर्ड नेसेसरी। अपीलेट कोर्ट is of the opinion that it is in such exceptional case, in this case there shall be a retrial. Got it? Then appellate court shall have the same powers as it has under 23. So because of this,
powers of the appellate court has been widened enough now. समझे नहीं समझे आप? तो restricted grounds are of 23 and other grounds are of 23A. In exceptional cases, अब court is not helpless. कोर्ट ऐसा भी ऑर्डर अदर ग्राउंड्स पर भी कर सकती है. क्या? व्हेन कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ए रीट्रायल इज नेसेसरी इन दिस केस. बोलो है ना? प्लीज रेज हैंड कर लेंगे. तो ये तो 23 एंड 23A. दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना बढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा. तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी. हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए. हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा. इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. थैंक यू वेरी मच.